नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में 100 नई मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है। इन मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में चल रहा है और इस बाबत सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए इन क्लिनिकों की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए, जिससे कि आम जनता इसका लाभ उठा सके। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली का शानदार और अनूठा मॉडल है। उन्होंने कहा कि हर दिल्लीवासी तक प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की आसानी से पहुंच हो, इसके लिए हम जल्द ही 100 नई मोहल्ला क्लिनिक जो है शुरू करने जा रहे हैं। इन क्लिनिकों का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में चल रहा है और जल्द ही ये आम जनता के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिकों को डिजिटल करने का काम भी तेजी से चल रहा है और बहुत से मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं, जहां टैबलेट के माध्यम से मरीज और उसकी बीमारी से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाती है। इस बाबत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक किसी भी बीमारी का पता लगाने का पहला पॉइंट है, जिसके डिजिटलाइज्ड होने से यहां आने वाले डेटा का प्रयोग दिल्ली में किसी भी स्थान पर किसी भी बीमारी के पनपने से पहले ही उसका निदान करने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर को एक क्लिनिक के माध्यम से ही मरीजों की सारी मेडिकल हिस्ट्री का पता चल जाएगा। इसकी मदद से डॉक्टर मरीजों को बेहतर उपचार दे पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के निर्माण में भी ये डेटा जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और गौरतलब है कि दिल्ली में वर्तमान में 519 मोहल्ला क्लिनिक है, जहां लोगों को 212 प्रकार के टेस्ट और सभी बेसिक दवाइयां, जिसमें 125 प्रकार की दवाइयां शामिल है और सभी प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। इन मोहल्ला क्लिनिकों के प्रति 60,000 से अधिक लोग अपना उपचार यहां पर करवाते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार है वो लगातार जो वहां की जनता है उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, तो इसी कड़ी में जो दिल्ली में 100 नए जो मोहल्ला क्लिनिक है वो शुरू किए जा रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक कहां कहां पर शुरू किए जा रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जनता के लिए कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे उसके द्वारा यही कोशिश की गई थी अस्पतालों के अंदर भीड़ कम हो और जो प्रक्रिया है या फिर कहें जो बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा ही ठीक करने की कोशिश की गई और इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि भी हासिल होती नजर आई और दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर नजर आते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार जो है 100 मोहल्ला क्लिनिक और खोलने जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मिलती हुई नजर आएंगी। इस मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा लगभग 212 टेस्ट जो ऐसे हैं जो इन मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा किए जाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर अभी तक 519 जो है मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल सुचारू रूप से चलते हुए नजर आ रहे हैं और आप 100 जो मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गिनती जो है बढ़कर यानी कि 619 हो जाएगी। यानी सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बात करें और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनसे भी कहीं ना कहीं दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने कल बैठक की और बैठक के साथ साथ ये रणनीति बनाई गई कि जो मोहल्ला क्लिनिक जो अपने अंतिम चरण के अंदर है उसको कहीं ना कहीं सफल किया जाए और जल्दी से जल्दी जनता को कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक जल्दी से जल्दी दिए जाए। मगर जिस तरीके से अभी तक यही जानकारी मिल पा रही थी कि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है वो सुचारू रूप से चल जरूर रहे मगर उनके अंदर इलाज नहीं मिल पा रहा जनता को। मगर अब डिजिटलाइजेशन भी किया जाएगा जिसकी वजह से यही जानकारी हो पाएगी कि कितने लोगों को कौन सी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कब इन्होंने इलाज करवाया था। ये सारी जानकारी जो है वो डिजिटल माध्यम से दिल्ली सरकार के पास रहेगी और जो वेबसाइट है उसके अंदर भी मौजूद रहेगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है स्वास्थ्य के लेकर दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से 100 नए मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर खुलने जा रहे हैं और इसी के साथ कब तक ये जो 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं, कब तक ये जनता को उपलब्ध हो पाएंगे?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 100 मोहल्ला क्लिनिकों की, तो जो जिस तरीके से लगातार उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो अपने अंतिम चरण के अंदर भी है और लगातार कहीं न कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि इनको जल्दी से जल्दी जनता तक उपलब्ध कराई जाए। मगर ये अभी दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कब तक हो पाएँगे। मगर ये ज़रूर अंदेशा नज़र आता रहा है, सूचना कह सकते हैं अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिल पा रही है कि अगस्त तक ये 100 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो जनता तक उपलब्ध करा दिए जाएँगे। मगर यहाँ पर बात करें डिजिटलाइजेशन की, तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी कि लगातार दिल्ली सरकार जो है वो प्रयास करती नजर आ रही है। क्योंकि पहले जब मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे उसके अंदर पर्ची का सिस्टम बनाया गया था और पर्ची के माध्यम से ही दवाइयां लोगों को मिलती थी। टेस्टिंग की जो क्या-क्या प्रक्रिया है वो नहीं पता लग पाती थी। मगर दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाने के बाद ही कहीं न कहीं उसकी जानकारी मिल पाती थी। मगर अब दिल्ली सरकार जो है मोहल्ला क्लिनिकों को, सभी मोहल्ला क्लिनिकों को डिजिटलाइजेशन करने की, और उसके बाद यही जानकारी मिल पाएगी कि किस व्यक्ति को कब इलाज करवाया था, उसने किस बीमारी का इलाज करवाया था, उसको दवाइयां कौन सी दी गई थी। यह तमाम जो जानकारी होंगी वो इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और दिल्ली सरकार के पास इसका डाटा रहेगा और हर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी इसका डाटा मौजूद रहेगा। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं और इसी को लेकर इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्या क्या सुविधाएं जो है जनता को उपलब्ध होंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें इन छोटे मोहल्ला क्लिनिकों की, तो ये मोहल्ला क्लिनिक से कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को काफ़ी हद तक राहत मिलती नज़र आ रही है। क्योंकि पहले छोटी-मोटी कोई भी बीमारियाँ हुआ करती थी, खाँसी, जुकाम की, या फिर कहें बुखार की, या फिर कहें लूज़ मोशन की, तो कहीं न कहीं इस तरीके की बीमारियों के लिए लोग बाग जो पहले अस्पतालों के अंदर जाया करते थे। मगर अब वही चीज़ यहाँ मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा से कहीं न कहीं उनको सुविधाएँ मिल जाती हैं, और बड़े अस्पतालों में जाने के लिए, या फिर कहें बड़े अस्पतालों के अंदर लंबी-लंबी जो लाइनें लगती है, उससे कहीं न कहीं निजात मिलती हुई नज़र आई। यहाँ पर बात करें टेस्टिंग की प्रक्रिया की, तो टेस्टिंग भी लगभग कह सकते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा 212 टेस्टिंग की जाती है, जिसके अंदर कह सकते हैं टीबी की बीमारी की बात करें, या फिर कहें और आंखों की चेकअप की बात करें, या फिर कहें और चीजों की बात करें, तो लगातार इसके अंदर कोशिश जरूर की जा रही है और इस कोशिशों को बढ़ाया भी जा रहा है। मगर दिल्ली सरकार की ये जो पहल है 100 मोहल्ला क्लिनिक को और खुलने की और डिजिटाइजेशन करने की, वो पहल से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को काफी हद तक राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी राजीव, जिस तरीके से ये मोहल्ला क्लिनिक है, इनमें प्रतिदिन 60,000 से ज्यादा लोग अपना इलाज यहाँ पर करवाते हैं, तो क्या ये इलाज फ्री में निःशुल्क इनका कराया जाता है या इसके लिए कोई शुल्क इन्हें देना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 60,000 लोगों की, जिस तरीके से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है। इसके अंदर कोई भी चार्जिंग नहीं लिया जाता, ना तो दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं, ना ही चेकअप के पैसे लिए जाते हैं, बल्कि मैं यहाँ से दवाइयां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्री दी जाती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है दवाइयों पर जितना खर्च कर रही है, यहाँ तक कि जो डॉक्टरों को बिठाया गया है इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, उनके ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है। मगर दिल्ली सरकार जो है वो स्वास्थ्य को लेकर, दिल्ली की जनता को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा होती नजर आ रही है। और जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों को निरंतर बढ़ाया जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जनता के बारे में सोचती हुई नजर आ रही है, ताकि दिल्ली की जनता जो है वो स्वस्थ रह सके। जी राजीव, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक्स की अगर बात की जाए, तो पहले भी यहाँ दिल्ली में काफी मोहल्ला क्लिनिक्स हैं और अब भी 100 नए मोहल्ला क्लिनिक्स यहाँ पर खुलने जा रहे हैं, तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? कितनी फैसिलिटीज पहले से ज्यादा अब दी जा रही हैं? क्या क्या फैसिलिटीज जो है इस मोहल्ला क्लिनिक में जो अब नए खुलने जा रहे हैं, इनमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो दी जाएंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लगभग 500 से ज्यादा जो मोहल्ला क्लिनिक है वो दिल्ली के अंदर अभी भी मौजूद है, और लगातार 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलने के बाद में लगभग इनकी गिनती जो है वो 600 के पार चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं जो है, वो जो बीमारियां हैं उनसे निजात मिल सके और स्वास्थ्य उनका बेहतर हो सके। मगर जिस तरीके से अब डिजिटलाइजेशन करने की बात की जा रही है, दवाइयों को फ्री देने की बात की जा रही है, यहाँ तक कि जो डॉक्टरों को ये मोहल्ला क्लिनिक में लगाया गया है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका निजात हो सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जनता की बात करें, तो जनता भी कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक में जाने के मोहल्ला क्लिनिक में जाने से कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से दवाइयां फ्री मिलती हैं, क्योंकि खांसी जुकाम की दवाई लेने जाए, या फिर बच्चों की बीमारियों की जो लूज मोशन की बात करें, या फिर कहें और पेट दर्द की बात करें, या फिर कहें जो खांसी जुकाम बच्चों को होते हैं, जल्दी से बुखार हो जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दवाइयों की बात करें तो दवाइयां बिल्कुल फ्री है, चेकअप फ्री है। तो लगातार इस तरीके की जो कोशिश है वो दिल्ली सरकार की जो है वो सराहनीय बताई जा रही है, और जनता भी कहीं ना कहीं इस कदम से कहीं ना कहीं जनता के कहीं ना कहीं सहयोग से भी कहीं ना कहीं ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जनता की बात करें तो जनता काफी हद तक इनसे संतुष्ट भी होती नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से 100 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर खुलने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है उपचुनाव को देखते हुए ये मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं और जिसका कहीं ना कहीं 23 जून को चुनाव भी होनी है एक सीट पर। मगर जिस तरीके से निगम के चुनाव की बात करें तो निगम के चुनाव भी लगभग कह सकते हैं दिसंबर के आसपास बताए जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार जनता के लिए कोशिश करती नजर आ रही है, मोहल्ला क्लिनिकों के द्वारा हो या फिर स्कूलों के द्वारा हो या फिर और सुविधाओं के द्वारा हो, तो लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रयास जितने किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता को काफी हद तक फायदा भी होता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी तक पानी की कमी देखने को मिल रही है, पानी गंदा मिलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ती नजर आ रही है। इसी को लेकर भाजपा भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहने की कोशिश कर रही है। मगर एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि जी पानी 200 यूनिट जो है पानी वो फ्री दिया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी, मगर दूसरी तरफ पानी भी गंदा आ रहा है जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती नजर आ रही है। और उन्हीं बीमारियों का इलाज जो है वो दिल्ली सरकार के इन मोहल्ला क्लिनिकों से लोग जो है वो कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं इन मोहल्ला क्लिनिकों से अस्पताल के अंदर जो भागादौड़ी होती थी या फिर कहीं अस्पतालों के अंदर जो भीड़ होती थी उससे कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर में बीते शुक्रवार को मौजूदगी के दौरान उपद्रव और हिंसा के मामले में पुलिस कारण तलाशने के साथ ही पत्थरबाजी करने वालों पर शिकंजा कसना उसने शुरू कर दिया है। बेकनगंज थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर एसआईटी गठित की गई। इसके साथ ही इसमें टेरर फंडिंग की भी जांच की जा रही है। बेकनगंज थाना ने इस दौरान 40 पत्थरबाजों की फोटो भी होल्डिंग पर लगा दी है और आपको बता दें कि शहर में इनके पोस्टर भी लगाए गए हैं। कानपुर पुलिस ने 3 जून की घटना में शामिल रहे पत्थरबाजों के फोटो लगाकर पोस्टर जारी किया, तो इस पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। कानपुर की हिंसा मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालने के बाद 40 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की हैं। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने सूचना देने के लिए इंस्पेक्टर बेकनगंज का मोबाइल नंबर भी जारी किया है और इसके साथ ही सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखने का ऐलान किया गया है। कानपुर पुलिस ने इसके साथ ही नई सड़क के आसपास की ऊंची इमारतों की जांच भी करेगी और उपद्रव के इन मामलों में इमारतों से भी पथराव की बात सामने आई थी। हिंसा के दौरान पेट्रोल बम भी चले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इलाके के आसपास के पेट्रोल पंप को सील कर दिया। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जिसमें पुलिस ने 15 इंटरनेट मीडिया पर सोशल हैंडल्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया है और इन सभी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का आरोप है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। टीम ने हर उस गली और रास्ते का मुआयना किया जहां से पथराव किया जा रहा था। आपको बता दें कि एसआईटी के अध्यक्ष डीसीपी दक्षिण संजीव कुमार त्यागी ने सोमवार को पैदल उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ लोगों से घटना के दिन की जानकारी ली कि किस समय क्या क्या हुआ था। ये कुछ अराजक तत्वों ने एक जुलूस निकालने का प्रयास किया और उसी में जो अचानक भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ पे कुछ करीब 10 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन जैसे ही सूचना मिली हम लोग तत्काल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आया, स्थिति को कंट्रोल में किया। उसके बाद सभी जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ दिया गया। हम लोगों ने करीब 18 लोगों को हिरासत में लिया है और शेष जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने वीडियो और जो फोटोग्राफ्स हैं उससे आइडेंटिफाई कर लिए और उनके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जिन्होंने साजिश करी है, जिन्होंने चिन्हीकरण की, जिनको चिन्हित किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मामला वो कैसे क्या वायलेंस बढ़ गया? अचानक कुछ लोग थे निकले, कुछ नारेबाजी करना शुरू कर दिया तो उसमें दूसरे पक्ष ने उनको टोका तो उसी में पत्थरबाजी हो गई। पुलिस ने तत्काल मौके पहुंच के इसको कंट्रोल किया। नहीं, अभी इसमें 2 लोग घायल हुए हैं और पथराव में एक पुलिसकर्मी के भी चोट आई है और जितने भी उपद्रवी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में, कानपुर हिंसा में जो झड़प हुई है, इस पूरे मामले में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है?
देखिए 3 जून को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में थे और कानपुर में 3 जून को जिस तरह से कानपुर में उपद्रव हुआ, जिस तरह हिंसा भड़की, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जो उपद्रव कर रहे थे उनकी सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फुटेज निकालने की लगभग 40 लोगों के नाम मुकदमे दर्ज किए, लगभग 36 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 40 लोगों की फुटेज जारी की गई है। सोशल मीडिया से लेकर जहां भी उपद्रव फैलाने की या हिंसा भड़काने की पोस्ट हुए थे उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने और लखनऊ कानपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। और बात करें तो लगभग जिसमें 40 लोगों को पोस्टर जारी किए गए उसमें 4 लोगों को उनको चिन्हित भी कर लिया गया है। और लगातार जिस तरह से कानपुर में, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति खुद कानपुर में थे, तो जाहिर सी बात है इस तरह की हिंसा भड़काना वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा उपद्रव कहा जा सकता है। इस चीज को देखते हुए मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 4 लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया। पिछले 36 जो लोग हैं जिनकी पोस्टर में पत्थर लेते या पत्थर चलाते फुटेज आई है उसको भी कहीं ना कहीं तलाशने की काम किया जा रहा है। लगभग उन पर इनाम भी रखने का काम किया गया और ये भी कहा गया है कि जो लोग इन लोगों का नाम बताएंगे उनको कहीं ना कहीं उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो कानपुर पुलिस लगातार गश्त कर रही है और जिस क्षेत्रों में, बेगमगंज क्षेत्रों में जो बवाल हुआ था, ये हिंसा हुई थी, उस हिंसा में लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ गैंगस्टर समेत तमाम मुकदमे उन पर दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पे जो मुकदमे जो भड़काने का, हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमे 4 से 5 मुकदमे किए गए हैं। 40 लोगों का पोस्टर जारी किया गया है, 4 लोगों को उसमें चिन्हित भी कर लिया गया है। और बेगमगंज पुलिस और डीसीपी समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो उस क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने भी हिंसा भड़काने का काम किया है, उनका नाम बताएंगे, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वहीं पथराव में सामने वाले जहां से पथराव हुआ था उन ऊंची इमारतों को भी जांच की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से जांच की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को, जो लोग उस दिन उपद्रव 3 जून को उपद्रव में शामिल थे, उन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी 3 जून को कानपुर में पेट्रोल बम भी फेंके गए थे, तो और ये आसपास के जो पेट्रोल पंप है वहां पर भी पोस्टर अब लगा दिए गए हैं और जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए किसी को भी बोतल में पेट्रोल ना दिया जाए। जिसको आप नहीं चिन्हित कर पा रहे उनको आप पेट्रोल नहीं देंगे बोतल में। पूरी तरह से वो पोस्टर है वो भी लगा दिए गए हैं और लोगों को, जो उपद्रवी थे, जो उसमें शामिल थे, दोनों ही पक्ष के, उनको कहीं ना कहीं चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। जितेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो ये हिंसा में जो संलिप्त जो लोग थे उनके ऊपर इनाम भी रखा गया है, तो कितना इनाम उन लोगों के पीछे रखा गया है? देखिए इनाम अभी नई घोषणा की है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इनकी जो सूचना देगा, जो पोस्टर में जिनकी फुटेज आई है उसमें ये कहा गया है कि जो लोग इनके बारे में बताएंगे, उनके बारे में जानकारी दी, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। हालांकि जो पुलिस द्वारा इनाम रखा गया वो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस तरह का बवाल हुआ, सीए एनआरसी के बाद ये दूसरा बवाल कहा जा सकता है वो हुआ है और सरकार इस पर काफी चिंतित है। और इसको लेकर जो दंगा भड़काने वाले हैं, जो यूं कहे कि जो हिंसा फैलाने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सख्त रुख अपना की है उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि वन मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा हुआ है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मोहाली विजिलेंस विभाग ने किया गिरफ्तार। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जो कि पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि वन मंत्री रहते हुए
इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इसी के साथ मोहाली विजिलेंस विभाग ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो कि पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है। राज्यसभा चुनाव में महज 4 दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो सके, इसीलिए शिवसेना ने अभी से तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और निर्दलीय विधायकों को बैग पैक कर मुंबई आने का फरमान सुनाया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि 4-5 दिन के कपड़े लेकर आए। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसमें संजय राउत की जीत लगभग तय है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार संजय पवार के लिए पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शिवसेना और महाविकास अघाड़ी को इस बात का शक है कि उनके विधायकों को बीजेपी प्रलोभन देकर अपनी तरफ न खींच ले और ऐसे में अभी से भी जो विधायकों को मुंबई आने के लिए कह दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी विधायकों को एक 5 सितारा होटल में ठहराया जाएगा और निर्दलीय विधायकों को मलाड के होटल रिट्रीट में शिफ्ट करने के लिए बसें बुलाई गई हैं और इन बसों के जरिए ही उन्हें होटल में शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान उन्हें किसी से भी संपर्क करने की कोई इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। एनसीपी भी अपने विधायकों को बुलाने की तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि शिवसेना ने 6वीं जगह के लिए अपना दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में 7वां उम्मीदवार को उतारकर चुनाव का गणित जो है बिगाड़ दिया है। ऐसे में अब शिवसेना और बीजेपी दोनों के ही उम्मीदवारों को जीत दिलाने की जिम्मेदारी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों पर आ गई है। लिहाजा हर कोई इन निर्दलीय विधायकों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। इस बात को देखते हुए शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी पर लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको मुंबई। वहां से लगातार हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उन्होंने विधायकों को फरमान सुनाया है और मुंबई आने की बात उनके द्वारा कही गई कि तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है इसको लेकर? बिल्कुल निशा जी, महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। 10 तारीख को वोटिंग होने वाली, लेकिन उसके पहले ही महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी लगातार निर्दलीय विधायकों और शिवसेना के विधायकों के साथ पावर ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है। इसी से बचने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगलो पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम निर्दलीय विधायक और शिवसेना के विधायक शामिल थे। इस मीटिंग के बाद से सभी विधायकों को मुंबई मलाड के रिट्रीट होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। देर रात यह बसेस द्वारा इनको लाया गया, जहां पर उनके रखरखाव की तमाम जिम्मेदारियां दी गई है। हालांकि इस फरमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कम से कम सभी विधायक 4 से 5 दिन के कपड़े अपने लाए, यानी 10 जून को जो चुनाव होने वाला है उसको पहले तमाम जो तैयारियां एहतियातन थी वो हो जाना चाहिए। ऐसे में एक और मुख्य बात है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी को भी किसी से संपर्क में रहने की कोई जरूरत नहीं, कोई किसी से संपर्क नहीं बनाएगा। इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त की आरोप जो है बीजेपी लगातार लगा रही थी, ऐसे में बीजेपी से विधायकों को दूर रखने के लिए इस तरीके का जो है हथकंडा अपनाया जा रहा है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की बात अगर यहाँ पर की जाए तो विधायकों की खरीद फरोख्त जो है ना हो सके, इसके लिए उसके लिए शिवसेना ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, शिवसेना की तरफ से पहले भी कहा गया था कि बीजेपी लगातार उनके विधायकों और निर्दलीय विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इससे बचने के लिए शिवसेना ने यह कदम उठाया कि लेकिन बीजेपी भी अपने विधायकों को बुलाने की तैयारी में है। जैसा कि आज जानकारी है कि एनसीपी और कांग्रेस के तमाम विधायक को मुंबई बुलाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि सभी विधायकों को क्या एक साथ रखना है या अलग अलग रखना है। लेकिन
जिन विधायकों को मलाड के होटल में पहुंचा दिया गया है उन विधायकों को वहीं रहना होगा। वहां तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तमाम लोग उन पर नजर रखे हुए हैं कि किसी से कोई संपर्क न कर सके, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि शिवसेना के और निर्दलीय विधायकों को तोड़ा जाए। अब ऐसे में यह भी जानकारी है कि शिवसेना के 55 विधायक मलाड के रिट्रीट होटल पहुंचे हैं। हालांकि यह देर रात उन्हें बस में बिठाकर पहुंचाया गया है, जिसमें 10 निर्दलीय विधायक शामिल है। अब ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के जो विधायक है वो आज पहुंचने वाले, इस तरह की जानकारी है। लेकिन उसके पहले वर्षा बंगलों पर एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें तमाम बातों को उनसे रूबरू करवाया जाएगा, किस तरह की गाइडलाइंस होगी और किस तरह का कानून व्यवस्था का पालन करना है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर उपचुनाव की बात की जाए तो ये उपचुनाव में जो चुनावी समीकरण है वो किस उम्मीदवार की ओर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल निशा जी, देखिए इस चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की सरगर्मी बिल्कुल तेज हो गई है, क्योंकि ये अब कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। शिवसेना की तरफ से संजय राउत का जीतना तय है, जबकि संजय पवार के लिए बड़े मुश्किल हो रहे हैं। दूसरी तरफ धनंजय महाडिक के लिए चुनौती भरा वक्त होगा, क्योंकि संजय महाडिक को माना जा रहा है कि संजय राउत के सामने उनको धनंजय महाडिक के सामने संजय राउत को लड़ाया जाएगा। इस बीच यह जानकारी है कि शिवसेना के पास 84 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, एनसीपी के पास 55 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत होगी। अब ऐसे में यह समीकरण बताता है कि इस वक्त भाजपा का पलड़ा भारी है, लेकिन तमाम निर्दलीय जो विधायक हैं वह कहीं कहीं शिवसेना की तरफ से है। ऐसे में शिवसेना के तरफ से विधायक और निर्दलीय विधायकों ने भी ये कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के राज्यसभा उम्मीदवारों को हम जिताएंगे और उन्हें वापस सत्ता में लाएंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि और निर्दलीय विधायकों को तोड़ा जाए और उनके उम्मीदवारों को जितवाया जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सिद्धू को चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल एक्सटेंशन के हेप्टोलॉजी वार्ड में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके लीवर से संबंधित उन्हें परेशानी थी। डॉक्टर के अनुसार फिलहाल उनकी हालत जो है स्थिर है और 24 घंटे में उन्हें निगरानी में रखा गया है। और सिद्धू को सुबह भी जो है ये टेस्ट कराया गया है और टेस्ट होने के बाद सिद्धू को वापस ले जाया गया था, लेकिन तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दोबारा पीजीआई लाया गया। सूत्रों के अनुसार सुबह हुए टेस्ट में सिद्धू के लीवर में कुछ समस्याएं पाई गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के रोड रेंज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में वे सजा भुगतने के लिए पटियाला केंद्रीय कारागार में बंद हैं। सिद्धू को 20 मई को एक स्थानीय अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद पटियाला केंद्र कारागार भेज दिया गया था। इस घटना में गुरनाम सिंह नामक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की तबियत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिद्धू को चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल एक्सटेंशन के हेप्टोलॉजी वार्ड में एडमिट कराया गया है और बताया जा रहा है कि उनको लीवर से संबंधित परेशानी थी। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और 24 घंटे निगरानी में वो हैं। सिद्धू को सोमवार को भी हेप्टोलॉजी टेस्ट के लिए पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की तबियत बिगड़ गई थी, उन्हें उसके बाद पीजीआई हॉस्पिटल उन्हें भर्ती कराया गया, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है?
तो आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। सिद्धू को चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल एक्सटेंशन के हेप्टोलॉजी वार्ड में एडमिट कराया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत खराब होने की बात सामने आई है, तो उन्हें इसी कड़ी में जो है पीजीआई में भर्ती कराया गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी निशा, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कि कल सुबह पहले उन्हें पीजीआई लाया गया था, उन्हें अपने प्रॉब्लम उन्होंने जताई थी, उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बाद उन्हें कल चंडीगढ़ पीजीआई लाया गया था। सुबह 9 बजे करीब उन्हें पीजीआई लाया गया था, जहां पे उनके टेस्ट करवाए गए थे। सभी टेस्ट करवाए जाने के बाद 10:30 बजे वो पीजीआई से रवाना हो चुके थे बकायदा जेल के लिए, पटियाला जेल के लिए। पर जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर्स ने चेक किया, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी जो रिपोर्ट से प्रॉब्लम नजर आई, जिसके बाद नवजोत सिद्धू को वापस पीजीआई बुला लिया गया। तो उसी के बाद से करीब 3-3:30 बजे के करीब जब वो वापस पीजीआई आए, तो उन्हें एडमिट कर लिया गया। अगर हम कहें कि उनके लीवर में इश्यू आ रही है, जैसे हम जानकारी मिल रही है, उनकी कंडीशन तो स्टेबल बताई जा रही है, पर जैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें पीजीआई से मिला है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई थी उसमें कुछ इश्यू आए हैं, जिसके चलते उन्हें प्रिकॉशनरी तौर पर पीजीआई में एडमिट कर लिया गया है। खैर, अगर हम कहें कि अभी तक किसी तरह का रिस्क नहीं बताया गया, पर हाँ, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहीं ना कहीं इश्यू नजर आ रहे हैं, और खुद नवजोत सिद्धू भी कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें प्रॉब्लम फील हो रही है। उसके लिए उन्होंने बकायदा टेस्ट की अर्जी वगैरह कराई थी, उसके टेस्ट के बाद ये चीज सामने आई है। तो अभी के लिए अगर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू पीजीआई के अगर हम कहें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उनको एडमिट करा के रखा गया, और उनको 24 घंटे उसको निगरानी में रखा गया। आपको ये बता दें कि जिस नवजोत सिद्धू के चलते वहां पे उसकी एरिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। करीब 10 से 15 पुलिसकर्मी सिक्योरिटी के लिए, या फिर हम कहें कि कहीं दोनों ऑप्शन है, कहीं भाग ना जाए, क्योंकि अभी भी अगर हम होते हैं करीब 1 साल की सजा काट रहे हैं रोड रेज मामले में, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी क्यों कहीं भाग ना जाए, इसके अन्य पहलुओं को देखते हुए उनके यहाँ पे 15 पुलिस तैनात की गई है। जी अमित, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की अगर तबियत की बात की जाए, तो इससे पहले भी उनकी तबियत खराब हुई थी और उसी कड़ी में अभी फिर से उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया है। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें कोई राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? जी देखिए, ये चीज कहना मुश्किल होगा कि क्या राहत मिल पाएगी या नहीं। तो देखिए, अगर सही तौर पर 1 साल की सजा है, अगर उसमें भी राहत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग इसके खिलाफ, जो फैमिली है के जीता, वो शायद इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। पर वही दूसरी बात आती है कि उनकी सेहत खराब है, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर हम कहें कि पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां पर उनको टेस्ट के लिए लाया गया था, वहां पे पहले कुछ देर रखा गया था, फिर उन्हें वापस भेज दिया गया जब उनकी तबीयत होगी। तो उसी कड़ी में लगातार अगर हम कहें कि देखिए नवजोत की लिवर की इश्यू बार बार सामने आ रही है। अगर हम कहें कि इसके लिए बकायदा उनके लिए एक स्पेशल डाइट भी दी गई थी, एक डाइट मार्क की गई थी। पहले हॉस्पिटल चेकअप के लिए आए थे, जिसके डॉक्टर्स ने सभी टेस्ट किए, और उनके लिए बकायदा एक स्पेसिफिक डाइट प्लान दिया गया, जो उन्हें जेल में भी देना पड़ रहा है, जो उन्हें जेल में ही मिल रहा है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं काफी ज्यादा हेल्थ के हिसाब से अगर हम कहें नवजोत सिद्धू काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और ऐसे में बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि उनकी जेल के अंदर एटलीस्ट तबियत खराब ना हो। पर ऑफकोर्स जेल तो जेल होती है, अगर उनकी वहां पर कोई भी अगर हम कहें क्रिमिनल सुधारने के लिए जाता है, तो ऐसे में हर एक सहूलियत जेल के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की तबियत लगातार खराब होती नजर आ रही है। अब वो पीजीआई पहुंचे, पीजीआई की तरफ से हम कहें तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि चंडीगढ़ टुडे ड्यू टू लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, एंड रिक्वायर फर्दर इवैल्यूएशन, ही हैज बीन केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इज स्टेबल नाउ। बस सीधे तौर पे पीजीआई की तरफ से लिवर की टेस्टिंग सुबह टेस्ट कराए थे 9 से 10 के बीच में, उनमें जो रिपोर्ट्स आई है उनकी लिवर में इश्यू सामने आए हैं। उस इश्यू को देखते हुए उन्हें पीजीआई में ही ऑब्जर्वेशन पे रखा गया, क्योंकि देखिए नवजोत सिंह पूर्व कांग्रेस के प्रधान है, एक फॉर्मर क्रिकेटर है, तो उनका उस हिसाब से अगर हम आकलन करते हैं तो औहदा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में अगर उनकी तबियत ज्यादा खराब होती है, तो उनके ऊपर ध्यान देने की जिम्मेदारी तो जेल प्रशासन बनती है। शायद इसलिए जेल प्रशासन भी इस बात का ध्यान रख रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की हालत ना बिगड़े, और उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल जैसे वो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम कहें कि अर्जी डालते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें लाया जाता है। तो कल अब उन्हें पीजीआई लाया गया था, और अभी वहां पे ऑब्जर्वेशन में। एक और उसमें पॉइंट ऐड करने वाली बात है कि खुद अगर हम कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी कल पीजीआई में देर शाम को एडमिट कराया गया। उन्होंने उल्टियां और पेट में प्रॉब्लम के चलते उनको भी कल पीजीआई में एडमिट कराया गया, जिसके बाद उनको भी ऑब्जर्वेशन के लिए पीजीआई में रख लिया गया। तो आप देख सकते हैं 2 बड़े चेहरे कल से पीजीआई के अंदर एडमिट है, और अभी देखना होगा कि क्या इनकी हालत सुधरती है या कोई आगे इशू तो नहीं आता है। जी हमें जिस तरीके से स्पेशल डाइट की यहाँ पर बात की गई है, तो नवजोत सिंह सिद्धू की जिस तरीके से तबियत खराब है, तो उन्हें क्या क्या स्पेशल डाइट जो है जेल में दी जा रही है?
देखिए उनकी डाइट्स कैलोरी बेस्ड डाइट्स है। अगर हम कहें कि उनको कोई भी हेल्थ दिया जा रहा है कि शुरू से ये बोल रहे हैं कि लिवर के इश्यू है, कि नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से ही ना, अगर हम कहें ना नॉनवेज लेते हैं ना ही किसी तरह की ड्रिंक के किसी तरह के एक्स्ट्रा चीजें आते हैं, उससे ही अपने घर का खाना और सादा खाना, अगर हम कहें कि ज्यादा से ज्यादा उनके डाइट में अगर हम बात करें तो सैलेड्स होते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं, तो उसी चीज को बेस्ड है। तो इन सब चीज को लेकर जब वो जेल में थे तब उनके लिए एक बिल्कुल बैलेंस डाइट बना के दी गई थी कि इनको एक समय में दाल, एक समय में सैलेड्स और एक समय में फ्रूट्स, तो उसके बाद दूध दही जैसे होते हैं वो सब चीजें मांग करके दी गई थी कि इसके अलावा इनको और कुछ नहीं दिया जाएगा ताकि उनकी सेहत खराब ना हो, ताकि उनका लिवर उस जो अगर जेल में है तो वहां पे वो आराम से निकाल सके। पर क्योंकि लगातार तबियत खराब हो रही है तो उसके लिए लगातार डॉक्टर्स से अगर हम कहें डॉक्टर्स के पास ले जाया जा रहा है ताकि कोई हल निकाला जा सके। इसी कड़ी में शायद हम कह सकते हैं कल पीजीआई भी लाया गया था कि कहीं उनकी कंडीशन एडवर्स तो नहीं हो रही, कहीं लिवर में कोई नया इशू तो नहीं आ गया। तो कल काफी ज्यादा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में उनके टेस्ट कराए गए, जिसके बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ये चीज सामने आ गई थी, जरूरत पड़ गई थी कि उनको एडमिट कराया जाए। तो इसलिए उनको एडमिट कराकर अगर वहां पे पीजीआई में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि एक बार ऑब्जर्वेशन पीरियड पूरा हो जाता है, अगर जो मेडिसिन देगी जाएंगे और अगर डाइट में कोई चेंज करने की जरूरत होगी तो चेंज भी किए जाएंगे। जी, जिस तरीके से अमित बात की जाए उनके पीजीआई में भर्ती होने की, तो उन्हें पीजीआई में भर्ती कर दिया गया है, तो कितने दिनों तक उन्हें और पीजीआई में भर्ती रखा जा सकता है? देखिए डॉक्टर्स की तरफ से कोशिश रहेगी और जेल प्रशासन चाहेगा कि कम से कम दिन तक उन्हें पीजीआई में भर्ती रखा जाए, क्योंकि उनकी सजा चल रही है, उनको ऑलरेडी 1 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और उसी ड्यूरेशन में अपने इलाज के लिए बाहर है। तो डॉक्टर्स भी चाहेंगे और जेल प्रशासन चाहेगा कि जल्द से जल्द उनका इलाज हो। पर अभी तक जैसा नजर आ रहा है कि कल पहले टेस्ट करके उन्हें वापस भेज दिया गया, तो इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं टेस्ट करा के उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया था। तो आज तक डॉक्टर्स नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता कि हॉस्पिटल में वो एडमिट रहे। तो इस चीज की जांच की जा रही है कि जितना कम समय लगे, तो देखिए टेस्ट हुए थे, टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट्स के बाद जब कंडीशन सीरियस लगी तब उनको वापस बुला लिया गया था। तो उसके जब वापस आए हैं तो उन्हें दोबारा एडमिट किया गया और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। अंडर ऑब्जर्वेशन पीरियड जैसे हम जानकारी मिल रही है कि 1.5 से 2 दिन के अंदर कोशिश की जा रही है कि अगर 1.5 से 2 दिन के अंदर जो मसला है उसका हल मिल सके, क्योंकि जो मेडिकेशन अगर मेडिकेशन लंबी चलती तो ऑफकोर्स उन्हें जेल में कंटिन्यू कराया जा सकता है, पर अगर पीजीआई में रखने की जरूरत है तब उसको लेके एक अलग फैसला लिया जाएगा, अलग बोर्ड बनाने की जरूरत होगी और डॉक्टर्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हुए नजर आ सकते हैं। जी हमें जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जो है बीमारी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीजीआई में उन्हें भर्ती किया गया है, तो इसके चलते कौन कौन उनसे मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंचा है? क्या उनके परिवार से कोई उनसे मिलने पीजीआई पहुंचा है? जी नहीं, देखिए हॉस्पिटल में उनसे किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है, ना तक यहाँ तक कि मीडिया भी उसके ब्लॉक के आसपास नहीं जाने के अलाउ किया जा रहा है। कि पीजीआई ने जिस एरिया में नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। ऑफकोर्स वहाँ पेशेंट्स हैं वो आ जा सकते हैं, पर और किसी को भी वहाँ आने की इजाजत नहीं है, ना ही किसी फैमिली मेंबर को, ना ही अन्य किसी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के यहाँ पे लाए गए, ना किसी पीरोल पे ना किसी चीज पे। तो तौर पर हम कह सकते हैं सिर्फ ट्रीटमेंट के लिहाज से उन्हें पीजीआई लाया गया और यहाँ पे किसी को भी अब तक उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ शायद उनकी वाइफ कोई स्पेशल परमिशन लेकर उनसे मुलाकात कर ले, पर आज अभी तक किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं। जी निशा। जी अमित, जिस तरीके से टेस्ट की अगर बात की जाए तो क्या जो मेन पॉइंट्स हैं इस टेस्ट में बाहर निकल के आए हैं, जिस तरीके से उन्हें बीमारी के चलते वो अभी पीजीआई में भर्ती हैं, तो इस पूरी रिपोर्ट में क्या मेन पॉइंट है जो बाहर निकल के आए हैं? देखिए निशा, जो टेस्ट किए गए थे वो बेसिकली उनके लिवर रिलेटेड टेस्ट किए गए थे। अब कौन से टेस्ट किए गए थे ये क्लियर नहीं है, ना ही इसकी जानकारी दी जाती है, क्योंकि ये पर्सनल कॉन्फिडेंशियल होता है, डॉक्टर्स आमली इनको डिस्क्लोज नहीं करते। जो हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट जानकारी दी गई है कि उनके लिवर में जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई तो लिवर में इशू नजर आया है। तो ऑफकोर्स उसमें जानकारी मिल रही है कि फैटी लिवर का इशू आया, थ्रोम्बोसिस का इशू आया है, तो ये कुछ जानकारी बाहर आई है, पर इसके ऊपर अभी तक किसी तरह की औपचारिक कंफर्मेशन नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार ही कोशिश की जा रही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखे जा रहे हैं कि क्या ये सफिशिएंट है, क्या जल्द से जल्द उनका इलाज मुमकिन है। क्योंकि देखिए जो पॉइंट्स कहे जा रहे हैं उसमें देखिए कि थ्रोम्बोसिस की बात हो गई है, कि उनका साथ साथ फैटी लिवर की बात हो गई है। तो इन सब चीजों पे अगर हम कहें कि अभी उनका इलाज चल रहा है, पर मेन इशू की तौर पर कह सकते हैं कि फैटी लिवर का रहने वाला है और उसको लेकर ही इलाज चल रहा है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में आयोजित होने वाली ये बैठक 2 दिवसीय होने वाली है और इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी सभी मौजूद रहेंगे। इस पूरी बैठक में 2024 को लेकर रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। इस बैठक का 4 बजे से पहला सत्र जो होगा शुरू होगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति शाम 4 बजे से होटल अमरदीप, रामपुर रोड पर शुरू होगी। इसके साथ ही शाम 4 से 5 बजे तक प्रदेश पदाधिकारियों का आगमन और रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिवसीय बैठक होगी। इसमें तमाम जो आगामी रणनीतियां हैं उनको लेकर चर्चा होनी है। प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी सभी से मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर से अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे और तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो है उसको लेकर एक अहम रोड मैप तैयार करने की कोशिश में समिति है। उसी को देखते रणनीति तय होनी है और आपस में जो विचार विमर्श करके जो रिजल्ट निकलेगा उस पर जो है चर्चा होगी। उसके बाद 3 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 4 बैठक का पहला सत्र शुरू होना है। 2 दिवसीय बैठक है। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो रणनीति आवश्यक है कदम उठाए जा सकते हैं ताकि 2024 चुनाव को जीता जा सके बहुमत के साथ। इस पर चर्चा होगी। साथ ही कल से होने वाली 2 दिवसीय जो बैठक है उसमें वो हल्द्वानी की एक निजी होटल में होने जा रही है। कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश समिति कल आज शाम 4 बजे से जो है होटल अमरदीप रामपुर में होने जा रही है और शाम 4 से 5 बजे तक प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनका आगमन शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 5 बजे, क्योंकि पूरी एक सेगमेंटेशन मीटिंग होती है, सेगमेंट सारी चलती है। अगर हम बात करें 5 बजे की, तो 5 बजे में प्रदेश का उद्घाटन होगा और अवलोकन होगा और तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। खास तौर से अगर हम बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव को किस तरह से उसके बीच का लहराया जा सकता है, किस तरह से बहुमत अर्जित किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी। अस्करी, जिस तरीके से अगर बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है और इसी के साथ इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, मैं बता देता हूँ पहले कि आपको सबसे पहले अगर हम बात करें प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें रहने वाले हैं और तमाम जो मंत्री हैं, सतपाल महाराज हैं, प्रेमचंद अग्रवाल, डॉक्टर रावत हैं और तमाम जो मंत्री हैं, चंदन राम दास हैं, वो तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये कंपलसरी होता है कि हर एक जो पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी है, वो तमाम लोग मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। और बात करें इसके उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत जो एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसको तैयार करना है। किस तरह से इसमें डोर जाकर लोगों से संपर्क करना है, किस तरह से हमें लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताना है ताकि लोग आकर्षित हों भाजपा की तरफ। इसका मेन उद्देश्य ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए हर एक को कदम उठाएगी भाजपा। इसके लिए वक्त की जरूरत है और किस तरह मोदी सरकार जन की योजनाएं लेकर आएंगे उनके प्रचार प्रसार भी उजागर किया जाएगा ताकि लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग छाप जो है वो बन जाए और 2024 चुनाव आते आते चुनाव पक्का हो जाए। इस तरह की तमाम जो रणनीतियां हैं उन पर काम किया जा रहा है। देखिए, भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा स्ट्रेटजीज बनाने के मामले में, रणनीतियां बनाने के मामले में अव्वल दर्जे की पार्टी मानी जाती है। टाइम टू टाइम सारी मीटिंग होती है, चाहे वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो या कोई और बैठक हो। लेकिन आज अगर हम बात करें कि 2 दिवसीय बैठक है,
2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह से लोगों को इस चीज के बारे में बताया जा सकता है, किस तरह से ये बताया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आपकी हित की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही सर्वोपरि पार्टी। इस तरह की तमाम जो रणनीतियां हैं, तमाम जो बातें हैं, उन पर चर्चाएं हुई हैं और क्या कमियां हैं। अगर कोई बूथ है, किसी बूथ पर अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं है, असर नहीं है, उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेकर अगर बात करें हर एक मुद्दे पर बात करती है ताकि उसका वोट जितना जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक आज शिमला आएंगे। आपने हाल ही में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को प्रदेश का चुनाव सह प्रभारी बनाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के शिमला आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी द्वारा आज तय कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया ही संदीप पाठक के साथ शिमला आएंगे। एक महीने के भीतर मनीष सिसोदिया का शिमला का ये दूसरा दौरा है। इसी के साथ कल से संदीप पाठक अपना कार्यभार देखना शुरू करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति में जुट जाएंगे। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हिमालय में चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं, लेकिन ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने संदीप पाठक को सह प्रभारी बनाकर हिमाचल के चुनाव की अहम जिम्मेदारी दी है। शिमला में मनीष सिसोदिया और संदीप पाठक पत्रकार वार्ता करेंगे। संदीप पाठक पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक आज शिमला आएंगे। आपने हाल ही में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को प्रदेश का चुनाव सह प्रभारी बनाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के शिमला आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी द्वारा जो तय कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया ही संदीप पाठक के साथ शिमला आएंगे। एक महीने के भीतर मनीष सिसोदिया का शिमला का ये दूसरा दौरा है। इसी के चलते संदीप पाठक अपना कार्यभार देखना शुरू कर देंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति में जुट जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हिमाचल के चुनाव प्रभारी लगाए हैं, लेकिन ईडी उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने संदीप पाठक को सह प्रभारी बनाकर हिमाचल के चुनाव की अहम जिम्मेदारी दी है। शिमला में मनीष सिसोदिया और संदीप पाठक पत्रकार वार्ता करेंगे। संदीप पाठक पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।